एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर 7 राज्य से साम्राज्य तक। ठीक है, राज्य से साम्राज्य। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है रोशन। अब रोशन नाम से ये मत समझिएगा कि बच्ची है यानी कि लड़की है, उसका नाम रोशन कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए रखे जाते हैं। जैसे तारक मेहता का शो तो आप सभी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ। तो उसमें क्या है कि जो उसका हस्बैंड है उसका नाम भी रोशन है और जो उसकी वाइफ है उसका नाम भी रोशन है। तो यानी ये लड़के और लड़की दोनों का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इस बच्चे का नाम भी रोशन है। जैसे हम सभी के दादा दादी या पापा मम्मी, ठीक है, हम लोगों को कई बार पैसे देते हैं अगर हम मेला घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं टूर पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं स्कूल की तरफ से। तो हमें, या फिर हमारा जन्मदिन है या कोई दिवाली दशहरा है या ईद है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल है, तो उस पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, वो लोग हमें कुछ ना कुछ रुपया देते हैं। ठीक है, कि भाई ये लो और एंजॉय करो। तो ऐसे ही जो रोशन है उसका जन्मदिन होता है तो उसके दादाजी उसे 10 रुपए की नोट देते हैं। आपको लग रहा होगा कि 10 रुपए की नोट, तो उस समय 10 रुपए की नोट बहुत बड़ी बात थी। आज के लिए 10 रुपया कुछ नहीं है, पर आज से कुछ साल पहले 10 रुपया बहुत था। बच्चों को लोग 10-20 रुपये देते थे, बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। ठीक है, तो जब वो 10 रुपए की नोट पाती है तो वो सोचती है कि इस पैसे से मैं एक सीडी खरीदूंगी। ठीक है, लेकिन जब वो नोट को देखती है तो देखती है कि इस नोट पे एक तरफ तो जो है गांधी जी बने हुए हैं और दूसरी तरफ जो है एक 3 सिंह का चित्र बना हुआ है। तो गांधी जी को तो हम सभी पहचानते हैं कि भाई ये गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, हमारे राष्ट्रपिता गांधी। उनकी फोटो नोट पर है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो 3 सिंह बने हुए हैं, इनका चित्र क्यों है, ये क्या है और इसका चित्र नोट पे क्यों बना हुआ है। तो रोशन के दिमाग में ये कसौटी होती है कि क्यों ये जो चित्र है शेर का, ये क्यों बना हुआ है नोट पर। तो बच्चों, जब उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये चित्र क्यों बना हुआ है, आप सभी को शायद पता हो या कुछ लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, ये शेर चित्र क्या है, तो पहले हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, शेर का चित्र है ना। ये 3 शेर दिख रहे हैं आपको, लेकिन बच्चों इसमें 3 शेर नहीं है, इसमें 4 शेर होते हैं। ये 3 आपको दिख रहे हैं और एक जो है इस शेर के पीछे है। ठीक है, तो और ये जो प्रतिमा है, ठीक है, ये आपकी बनारस के पास सारनाथ जगह है, वहां पर ये आपको मिलेगी। इसे जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के वो बहुत बड़े अनुयायी थे, फॉलोवर थे। तो उन्होंने ये शेर बनाया था। 4 शेरों का जो ये मूर्ति है ये उन्होंने बनवाई थी और एक स्तंभ पर, एक पिलर पर उन्होंने इसको स्थापित करवाया था। वहीं से ये मूर्ति की जो पिक ली गई है और नोटों पर दिखती है हमें। सारनाथ की है ये मूर्ति। ठीक है, इसमें जो है 3 शेर आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं, एक शेर जो है उसका बैक, एक जो शेर है वो बैक में है। 4 शेर है। ठीक है, ये 4 शेर हमारी 4 चीजों के प्रतीक हैं। पहला प्राइड, दूसरा प्राउड, तीसरा करेज और चौथा कॉन्फिडेंस, PPCC कह सकते हैं। तो ये 4 इसके मतलब होते हैं इन 4 शेरों के। ठीक है, तो इस वजह से इसका बहुत महत्व है और ये हमारा राष्ट्रीय सिंबल है, प्रतीक है हमारा। ठीक है, तो अब ये जो आपको जानकारी हो गई 4 शेरों के बारे में, जो 4 शेर की मूर्ति बनी है, उस मूर्ति में 4 शेरों का मतलब क्या है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं चक्र, ये चक्र कहाँ दिखता है आपको। हाँ, ये 24 तीलियों वाला जो चक्र आपको दिख रहा है, ये चक्र कहाँ दिखता है, झंडे में, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में
ये 24 तिलियों वाला चक्र हमें दिखता है ना, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, क्योंकि इस मूर्ति को अशोक ने बनवाया था, तो इसलिए इस चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं। ये देखिए, इस ये जो मूर्ति है शेरों की, 4 शेरों की, 3 नहीं 4 शेरों की, ठीक है, 4 शेरों की जो मूर्ति है, इसके नीचे कुछ और भी चीजें बनी हुई हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये बैल है, इधर ये घोड़ा बना हुआ है ना, यानी कि कुछ एनिमल्स के भी यहाँ पे इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक, 1 मिनट, आपको मैं ये दिखाती हूँ, इसको बड़ा करके थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा होगा ना। ये देख रहे हैं आप, ये कमल की पंखुड़ियों जैसा है ना, ये उल्टा कमल बना है बच्चों। कमल का फूल ऐसे खिला होता है ना, तो इस कमल के फूल को क्या किया है, ऐसे उल्टा कर दिया है, इस तरह से उल्टा हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ कमल का फूल, उल्टा कमल का फूल इस पर बना हुआ है। उसके ऊपर ये जो मूर्ति है 4 शेरों की, और ये जो चिन्ह है अशोक चक्र, और ये सब जो चिन्ह मूर्तियां बनी हुई हैं बैल की, घोड़े की, ये सारी जो मूर्ति है, ये मूर्ति के ऊपर ये रखा गया है। मूर्ति इसके कमल, उल्टे कमल के फूल के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपने देखा है ना। अब बच्चों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसको तो जो है अशोक ने बनवाया था, और ये जो चित्र है ये हमें रुपए पैसों पर दिखता है। सभी जितने भी नोटे हैं या पैसे हैं, और सब पर हमें ये चिन्ह दिखता है। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र रुपए और पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है, और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। मतलब पत्थरों पे नक्काशी की गई है अच्छे से, उसको, ये जो इमेजेस है मूर्ति को अच्छे से पत्थरों को काट करके कारीगरों ने इसको बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद सारनाथ में एक विशाल स्तंभ है, पिलर है, उस पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको हमारे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक को तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े योद्धा भी थे, बहुत ही वीर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और उन्होंने बहुत ही बड़ा अंपायर बनाया था। ठीक है, ये जो अंपायर था बच्चों, ये 2300 साल पुराना है। अगर हम इसको बीसी में कन्वर्ट करें, फिर से बीसी एडी आपका हर चैप्टर में आ जाता है ना, जितने भी चैप्टर है सब में बीसी एडी जरूर आ जाता है। इसीलिए बीसी और एडी के जो भी कंफ्यूजन है दूर करने के लिए प्लीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरा बीसी और एडी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी बीसी और एडी कंफ्यूजन दूर होगी आपकी, है ना। तो क्योंकि हर बात पे बीसी एडी आएगा, तो 2300 साल पुराना ये बात है। ठीक है, इतिहास है हमारा। तो 2000 वर्ष हमारे हो चुके हैं, तो इसको हम 300 साल पहले मान सकते हैं, और अनुमान लगाया जाता है कि 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य समाज की स्थापना अशोक ने नहीं की थी। अब आप सोचिए कि अशोक का इतना नाम हो रहा है, अशोक के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है, तो अशोक ने किया है? नहीं, इस साम्राज्य के फाउंडर थे अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने इस मौर्य अंपायर की, इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो फाउंडर वही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत ही वीर थे, बहुत बहादुर थे। उनके बारे में तो एक स्टोरी है, शायद आपको पता भी होगी, कि वो छोटे से थे, खेल रहे थे, तभी जो है चाणक्य नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या खेल रहे थे कि वो खुद तो राजा बने थे, और एक पत्थर पर बैठ के ऐसे स्टाइल से बैठे हुए थे, और उनके सारे मित्र जो है वो प्रजा बनी हुई थी। कोई सेनापति बना था, कोई प्रजा बना था, कुछ लोग प्रजा बने थे, कुछ सेनापति बने थे, कुछ मंत्री बने थे। इस तरह से उन्होंने पूरी राजसभा बिठा रखी थी, और ऐसा वो खेल, ऐसा नाटक वो कर रहे थे। तो जब चाणक्य ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, और उस बालक को देख करके उन्होंने ठान लिया कि ये बालक
एक ना एक दिन बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। ये ब्राह्मण थे और विद्वान भी थे। वो चाणक्य का तो आप नाम जानते ही हैं, सुने ही हैं। उनकी किताबें, उनकी नीतियां इतनी फेमस हैं कि आज भी हम उनकी नीतियों को पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। तो जो उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर बातचीत करी उनकी मम्मी से और उनकी माँ से, और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अंडर में कर लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में, एक सम्राट बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? चाणक्य का। चाणक्य के सपोर्ट से ही चंद्रगुप्त मौर्य बने और इतने बड़ा अंपायर उन्होंने जो है स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं। इनकी किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें इनके बहुत सारे विचार हमें मिलते हैं। अगर हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी होगी और हम लाइफ को सर्वाइव करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल है ये बुक। और उस मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पूरी जानकारी आपको लगभग इस पुस्तक से, आपको इस बुक से मिल जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इन्होंने सब कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका सिंहासन देखिए, क्योंकि ये शेर के जैसे थे, शेर की तरह बहादुर वीर, तो इसलिए इनका सिंहासन पे दोनों साइड शेर बना हुआ है। ठीक है, ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य और ये हैं हमारे चाणक्य, जिनकी बुद्धि और चतुरता का हम आज भी लोहा मानते हैं कि इनके जैसा विद्वान कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। और अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, चतुर चालाक है, तो हम उसे चाणक्य की उपाधि देते हैं कि अरे यार, इसका दिमाग तो बिल्कुल चाणक्य के जैसा है ना। तो ये है हमारे चाणक्य। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य था बच्चों, इसमें 3 जो है राज्य जो है बहुत ही फेमस थे। एक तक्षशिला और एक उज्जैन, और एक तो इसकी राजधानी थी मगध की पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य था, एम्पायर था, उसका नाम था मगध। तो मगध की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। आज के समय में उसको हम पटना कहते हैं। ठीक है, तो पटना तो पाटलिपुत्र तो राजधानी हो गई। ठीक है, एक वो राज्य हो गया, और एक तक्षशिला और एक उज्जैन। तक्षशिला जो है वो आपका उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने के लिए जो है मार्ग था, वहां से रास्ता जो है जाता था, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया की तरफ। ठीक है, और उज्जैन, एक राज्य था उज्जैन, जहाँ पे महाकाल मंदिर है। आप सभी जानते होंगे उज्जैन के बारे में। ठीक है, वहाँ पे बाबा महाकाल रहते हैं। तो उज्जैन जो नगर था वो भी उस समय मगध के राज्य में था, मगध साम्राज्य के अंदर था। उज्जैन से जो है आपका लोग वहाँ पे जो राज्य था वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की तरफ जो है उसका रास्ता जाता था। उज्जैन से होकर के जाते थे लोग। ठीक है, तो ये जो 2 राज्य थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तक्षशिला से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया तक जाने का मार्ग था, और आपका उज्जैन से दक्षिणी भारत और उत्तर भारत। ठीक है, देखिए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इसीलिए ये 2 राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों। बाकी पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इस एम्पायर में जो है जो आसपास का जो एरिया था वहां पे ज्यादातर किसान, पशुपालक और व्यापारी ये सब लोग रहते थे, गांव बसे हुए थे। ठीक है, जहां पर जैसे अभी क्या है, अभी भी इंडिया में कई सारे स्टेट हैं, कई सारे राज्य हैं, लेकिन सभी की भाषाएं, रहन सहन
ठीक है, सब कुछ एटमॉस्फियर सब कुछ डिफरेंट है कि नहीं। तो उसी तरह से है कि मगध राज्य में भी जितने राज्य थे, बहुत बड़ा एम्पायर था, उसमें भी जो क्षेत्र थे, जो एरियाज थे, उनकी भाषाएं अलग थी, उनका खान पान अलग था, उनका रहन सहन अलग था, सब कुछ डिफरेंट था, लेकिन वो था सब मगध राज्य के अंदर, मगध साम्राज्य के अंदर। ठीक है, लोग अपनी अपनी ही चीजें फॉलो करते थे, अपनी भाषा, अपनी पोशाकें, अपना रहन सहन, अपना खान पान, लेकिन वो सब मगध साम्राज्य के अंदर ही आता था वो एरिया। ठीक है, और ज्यादातर जो हिस्सा है वो जंगलों से भरा हुआ था। आप जानते ही हैं कि उधर बिहार, उधर उड़ीसा, उधर जो राज्य हैं सारे जंगल थे, अभी भी जंगल ही काफी हद तक है, उस समय तो और जंगल रहे होंगे। तो आसपास जो है वो जंगलों से घिरा हुआ था, जंगलों से, नदियों से। यही रीजन था मगध साम्राज्य का और बड़ा होने का और फेमस होने का। इसी वजह से वहां पे जो है जो भूमि थी, ठीक है, जो जमीन थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ जमीनें होती थी, क्योंकि भाई पानी भी मिल रहा है आराम से, ठीक है, शुद्ध हवा मिल रही है, और जंगल है तो क्या है कि हंटिंग के लिए कई सारे एनिमल्स भी वहां पे मिल रहे हैं हमें। तो उससे क्या रहा है कि एनिमल्स को हम हंट करके हम उसे खा भी रहे हैं, तो हमारा पेट ही भर रहा है, यानी कि अनाज का भी हमें अच्छे से मिल रहा है, और हमें ये हंटिंग करके जो एनिमल्स हम खा रहे हैं वो भी हमें आसानी से मिल जा रहे हैं जंगलों की वजह से। तो इन जंगलों की वजह से, नदियों की वजह से मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा फायदा मिलता था। ठीक है, ये देखिए नोट दिखाना भूल गई थी मैं, ये देखिए नोट है ना, ये नोट है 10 की। अब तो शायद कम दिख रही है, ये पहले ऐसी ही नोट आया करती थी। ठीक है, वंश, वंश पता है ना बच्चों क्या होता है। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि ये हमारा वंशज है, ये हम उसके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, यानी कि हमारे दादा, हमारे पापा, पापा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, इस तरह से 6-7 पुश्ते और पुश्ते चली आ रही हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, हम हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, हम इनके वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, है ना। तो यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उनका पुत्र, उनका पुत्र, उनका पुत्र चला आ रहा है, उसे हम कहते हैं वंश। जैसे दादाजी हैं आपके, आप लोगों के, उनके बेटे आपके पापा हुए, पापा के बेटे आप हुए, आपका जो बच्चा होगा, ठीक है, फिर उसका बच्चा जो होगा, यानी कि ये आपके दादाजी का वंश चला आ रहा है, इसी को हम वंश कहते हैं। यानी एक ही परिवार के व्यक्ति धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ रहे हैं, वंश, इसी को वंश कहते हैं। तो क्या था कि मौर्य साम्राज्य था, अंपायर था, मौर्य अंपायर, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की, वो थे इसके फाउंडर। फिर उनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे सम्राट अशोक। अच्छा, एक और बात, बिंदुसार नाम से आपको लग रहा होगा कि ये नाम को सुना हुआ लग रहा है ना। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना बिंबिसार, जब गौतम बुद्ध और जयंत के बारे में बातें हो रही थी, तो वहां पे ये कहा था कि बज्जी राज्य में 2 बहुत फेमस थे, एक अजात शत्रु और एक बिंबिसार। तो बच्चों, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। हाँ, सुनने में काफी चीजें, काफी सिमिलरिटी लग रही है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो बिंबिसार थे, तो ये बिंदुसार उनके बेटे थे, तो ऐसा नहीं है, वो बिंबिसार थे, बिंबी, और ये बिंदु है, बिंदी वाला बिंदु, ठीक है, तो बिंदुसार। तो ये काफी चीजें अक्सर जो है एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और वो इन दोनों नामों में से नाम आता है तो वो कई बार बिंबिसार को टिक कर देते हैं, क्योंकि दोनों नाम सुनने में सिमिलर लग रहे हैं, तो आदमी भूल जाता है कभी कभी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम बिंदु से था, बिंदी का बिंदु, जो बिंदु लगाते हैं हम लोग लिखते हैं, तो वो बिंदु, तो बिंदुसार वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। ये आप इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन हो जाएगी, जैसे बीसी और एडी में कंफ्यूजन हो जाती है ना। बाकी अशोक के बाद भी उनके वंशज हुए, लेकिन वो लोग इतने फेमस नहीं हुए। अशोक के बेटे थे महेंद्र थे, ठीक है, लेकिन वो उतने फेमस नहीं हुए। एक बेटी थी संघमित्रा, लेकिन वो लोग नहीं चले, उसके बाद उनके बच्चे हुए, तो फिर मौर्य साम्राज्य इतना फेमस नहीं रहा। ये तीन जो है मौर्य एम्पायर के महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक चाणक्य थे ना बच्चों, आपको ये बुक में नहीं है, पर मैं आपको ये अलग से बताना चाहती हूँ कि जो चाणक्य थे वो डेली चंद्रगुप्त मौर्य को और खुद भी हल्का हल्का सांप का जहर लेते थे डेली। जानते हैं क्यों? कि अगर कोई हमें या चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देने की कोशिश करे तो वो जहर हमारे ऊपर बेअसर हो जाए। तो सांप का जहर हल्का हल्का दोनों लोग, चाणक्य भी और चंद्रगुप्त मौर्य भी। एक बार की बात है कि चाणक्य को खाने में मिला करके किसी ने जहर दिया, लेकिन और उनसे सोचा कि चाणक्य तो खत्म हो गए होंगे, लेकिन चाणक्य खत्म नहीं हुए, वो जहर उन पर बेअसर हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका नक्शा है बच्चों। इस नक्शे में देखिएगा आप, जो ये काले बिंदु दिए हुए हैं ना, ये देखिए तक्षशिला, ठीक, फिर ये आपका उज्जैन अभी आएगा, ये रहा, ठीक है। जो काले बिंदु से दिए हुए हैं ये आपके हैं राज्य बड़े बड़े, जिनसे मौर्य एम्पायर जो है की देख रेख होती थी और सारा जो आपका शासन था वो चलता था इन तीन राज्यों के माध्यम से। ठीक है, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी ही थी। ठीक है, और ये जो रेड से दिए हुए हैं, जितने भी रेड से दिए हुए हैं बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, जितने भी रेड मार्क किए गए हैं ना, वो सारे जो जगह हैं, ये सारे जगह मगध जो साम्राज्य था, मगध जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अंदर ये सारी जगहें आती थी। कुछ जगहें तो ऐसी थी जो आज हमारे भारत देश से बाहर है, वहां तक मगध का जो था वो कब्जा था, वो मगध के अंदर आता था। जिसमें से आपका ये कंधार और ये लंबक जो देख रहे हैं, ये दोनों कहाँ है? ये दोनों आज की डेट में अफगानिस्तान में हैं। ये दोनों जो जगह हैं ये आपकी अफगानिस्तान में है। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये भारत के बगल पाकिस्तान हो गया। ये देखा, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ये जो है आपका लंबक और कंधार, ये दोनों अफगानिस्तान में आता है। यानी कि अफगानिस्तान तक मगध का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। सोचिए कितना बड़ा अंपायर था ये मगध, कि हमारे भारत देश से बाहर भी ये फैला हुआ था, बहुत दूर दूर तक। ये देखिए सारे रेड जो बिंदु हैं वो सब जगह जो हैं वो सब आपका किसमें आती हैं? मगध समाज के अंदर। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बताइए कि ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं या कौन से ऐसे देश हैं जो मगध साम्राज्य के अंदर नहीं आते हैं, और कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के बाहर भी कई अभिलेख मिले हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज है ये आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, अब यहां तक आपने चैप्टर पढ़ा और समझा। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।